रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस क्रेजी सो एपिसोड 6 रात हो चली थी और सभी डिनर पर इस समय बैठे हुए थे। सुमित अब तक सभी से मिल चुका था, राजस्व घर नहीं आया था। उसे राजस्व से भी मिलना था पर उससे मुलाकात नहीं हो पाए। सभी को सुमित का नेचर काफी फनी और काफी ज्यादा डेडिकेटेड लगा क्योंकि वो एक डॉक्टर था और जितनी उम्र में उसने तेजी से अपने बल पर कुछ किया था कि बहुत बड़ी बात थी। दादाजी भी उससे काफी प्रभावित हुए थे। मन्नत आज वैदेही के कहने पर सुमित पसंद का खाना बनाया था और सुमित खाने को एंजॉय कर रहा था, तभी बाहर एक तेजी के साथ गाड़ी रुकती है जिससे सीधे समझ आ जाता है ये गाड़ी मानिक की है। ये देखते ही दादाजी के चेहरे की भाव बदल जाते हैं। जब ये चीज दादी देखी तो दादी दादाजी को अपने हाथों से धीरे से हिलाती है तो वह उनकी तरफ देखें तो दादी उन्हें घूरते हुए आंखों से कुछ कहे जा रही थी कि मेहमान के सामने मेरे मानिक की बेइज्जती की तो खैर नहीं। वही ईशा, नीति अतुल दादी की वार्निंग को सीधे समझ रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दादाजी जिसके घर में सभी से चलती थी पर अपनी ही बीवी के आगे बिल्कुल नहीं चलती थी और शायद उन्हें यही वजह था, लगता था कि मानिक दादी की वजह से बिगड़ा हुआ है। मानिक अपने गाड़ी की चाबी को घुमाते हुए गुनगुनाते हुए अंदर आ रहा था, तभी वैदेही की आवाज आई, मानिक बेटा। मानिक रुक वैदेही को एक नजर देखा और बोला, जी मां। तभी वैदेही बोली, कपड़े चेंज लो, हम सब अभी डिनर करना स्टार्ट किए हैं। ये सुन मानिक एक्साइटेड होकर बोला, वैसे खुशबू काफी अच्छी आ रही है माँ, क्या बनावाया है खाना में। ये बोलते हुए वह टेबल पर जा बैठता है। तभी दादी बोली, कम से कम जाकर हाथ तो धो लो। यह मानिक उन्हें देख किचन में चला जाता है। किचन में हाथ धोकर वह बाहर आता है और अपने चेयर पर बैठ कुछ इधर उधर खोजने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। अपने ही बगल में बैठी मन्नत को नजरअंदाज कर उसके दुपट्टे को लेकर उसके दुपट्टे में हाथ पोंछकर बैठ जाता है। सभी हैरानी से उसे देखने लगे, खुद मन्नत भी। तभी दादी बोली, मन्नत बेटा मानिक को भी खाना परोस देना। ये सुन मन्नत वैदेही जी को देखी, जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो उठकर उसकी थाली में खाना परोस देती है। तभी मानिक की नजर सुमित पर पड़ी जो आंखें पड़े उसे ही देखे जा रहा था। ये देख मानिक एक बार आंखें बंद कर आंखें खोलता है और लगभग 5 सेकंड तक उसे देखा और अगले ही पल दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। उसके खड़े होने पर सभी की नजर उन दोनों को पड़ती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और अगले ही पल गले मिल जाते हैं। मानिक चिल्लाते हुए बोला, अरे तोदुमल। तो ये सुनते ही सुमित उसे दूर करते हुए बोल, मैं किस एंगल से तुम्हें तोदुमल दिखता हूँ। ये सुनते ही मानिक हंसते हुए बोला, तू तो वही था ना जो मोटा चबी सा घूमता रहता था और तो और लड़कियों पर लाइन मारने की पूरी कोशिश करता था पर तुझसे एक भी नहीं पटती थी। दोनों ही हर कोई से अनजान आपस में ही बात करने लगे थे। पर जैसे ही यह बात मानिक कहता है सुमित झेप जाता है और वह मानिक को देखकर बोला, वैसे तुम यहाँ। ये सुनते ही मानिक बोला, हाँ इत्तेफाक से मैं यहाँ का छोटे नवाब हूँ, आए मेरी घर का बेटा। ये सुनते ही सुमित मानिक का नाम दोहराते हुए बोला, मानिक माहेश्वरी। ओ माय गॉड, यानी कि तुम राजस्व के भाई हो। ये सुनते ही मानिक बोला, हाँ। बोला तो इत्तेफाक से यह सुन दोनों हंस देते हैं। तभी सुमित बोला, मुझे राघव ने कहा कि वहां जाने पर तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिलेगा पर मुझे तो समझ ही नहीं आया। मुझे लगा वो किसी लड़की की बात कर रहा है, मुझे क्या पता था वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। ये सुन मानिक मुंह बनाते हुए, क्या उस पढ़ाकू ने में मेरी बुराई की। ये सुन सुमित हंसते हुए बोला, हद से ज्यादा। ये सुन मानिक बोला, ना जाने उसे मुझसे क्या ही प्रॉब्लम है। तभी मानिक की नजर सब पर पड़ी तो वैदेही उसे दादाजी की तरफ इशारा करती है। अगले ही पल मानिक चेयर पर बैठते हुए बोला, वैसे यादें ताज़ा कर ले, पहले हम खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद सभी डिनर कर बड़े अपने कमरे में जा चुके थे। वही हाल में सुमित मानिक नीति ईशा सभी बैठे हुए थे और अतुल पहले ही अपने कमरे में जा चुका था। सुमित के डिमांड पर मन्नत चाय बना रही थी। किचन में खड़ी होकर मन्नत सभी की हंसी ठिठोली को सुने जा रही थी। तभी ईशा एक्साइटेड होकर बोली, वैसे सुमित जी, क्या आप सभी एक ही क्लास में पढ़ते थे। ये सुन सुमित हंसते हुए बोला, हाँ हम सभी एक ही कॉलेज में थे पर मानिक हमारे सीनियर थे। ये सुनते ही ईशा तपाक से बोली, जब वह आपके सीनियर थे तो आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई। और वह राघव भाई की भी। यह सुनते ही सुमित हंसते हुए बोला, नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पक्के वाले दोस्त थे। पर वह इतना कहते कहते वो चुप हो गया तो मानिक हंसते हुए बोला, ईशा तुझे पता है लड़कियां मेरे ऊपर लट्टू थी। ये सुनते ही ईशा बड़े गर्व से बोला, वो तो अभी आपके ऊपर है, अब आप हैं ही इतने हैंडसम। ये सुनते ही मानिक उसके गाल खींचते हुए बोला, ओ मेरा बच्चा, बिल्कुल सही बात कही, तू ही तो मेरी असली बहन है। ये सुनते ही नीति उसे घूरती है तो मानिक हंसते हुए बोला, हाँ हाँ तू भी है।
तभी ईशा अपने सवालों की पोटली फिर से लेकर बैठी। वैसे सुमित जी, आपका और भाई की दोस्ती कैसे हुई? आप दोनों क्लासमेट नहीं थे? सुमित जवाब देता तभी मानिक बोला, तुझे पता है बेचारे लड़की पर बहुत ट्राई करता था, पर इसकी तोंद होने की वजह से कोई लड़की से भाव नहीं देती थी। और तुझे पता है इसका वो दोस्त भाई जो क्या नाम है, हाँ राघव, वो मुझसे 36 का आंकड़ा रखता था क्योंकि उसे मैं बिल्कुल नहीं पसंद था और इसने उससे छुप कर मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मुझे तो पहले हंसी आई, फिर मैं दोस्ती की वजह पूछा तो इसने कहा कि आप मुझे अपने साथ रखो, अपने साथ रखोगे तो मैं मोटा ही सही कम से कम लड़कियां मेरे ऊपर भाव तो देगी। ये सुनते ही ईशा मानिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी ईशा बोली, जहां तक मैं आपको जानती हूं बिना किसी फायदे के आप किसी से दोस्ती नहीं करते। ये सुनते ही सुमित बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसने मुझसे वो काम करवाया जो मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ था। ये सुन नीति बोली, क्या? सुमित बोला, इन साहबजादे को राघव की नोटबुक चाहिए था। ये सुन ईशा हैरानी से, पर राघव भाई तो जूनियर थे। ये सुनते ही सुमित बड़े गर्व से बोला, जूनियर भले ही थे लेकिन वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था और सारी प्रेजेंटेशन, नोटबुक, यहां तक कि किसी भी प्रैक्टिकल का काम उसे करवाने के लिए मानिक ने मुझसे शर्त रखी थी। ये सुन ईशा बोली, तो क्या राघव भाई ने ये शर्त मानी? ये सुन सुमित बोला, अब मानता कैसे नहीं, उसके हाथ पैर जो मुझे पकड़ने पड़े। ये सुन सभी हंसने लगते हैं। तभी मानिक बोला, इसीलिए तो वो आज तक मुझसे चिढ़ा रहता है। ये सुन नीति बोली, वैसे यह मोटा से पतला तो हो गया है पर फिर भी अपने छिछोरी पंक्ति नहीं छोड़ी। ये सुन मानिक नीति को देखते हुए बोला, क्या हुआ, इसने कुछ किया क्या? ये सुनते ही नीति बोली, आते ही मेरे ऊपर लाइन मार रहा था। ये सुमित मुंह बनाते हुए बोला, और इस बार भी कोई नहीं पटा। फिर से सभी की हंसी छूट जाती है। मन्नत अपने हाथों में पकड़े ट्रे और कुछ स्नैक्स लेकर बाहर आती है और सुमित को चाय देते हुए बोली, भाई आप लोग चाय पीजिए, मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ, आपके लिए गेस्ट रूम रेडी कर दिया है। नीति, ईशा, आप लोग भी चाय पीकर सोने जाना। ये बोलते हुए वह जाने को होती है, अचानक मानिक उसका हाथ पकड़ लेता है। मन्नत को जैसे ही फील होता है वो घबराहट में उसे देखती है और झटके से अपना हाथ खींच लेती है। तभी मानिक बोला, चुपचाप हमारे साथ चाय पियो, हम यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और हमें कुछ चाहिए तो फिर हम किस से मांगेंगे? ये सुन मन्नत उसे घूरती है। तभी ईशा बोली, क्या भाभी आप भी एकदम से जैसे आप बोरिंग हो गई हो? ये बोलते हुए उसे अपने पास बैठा देती है। मन्नत ईशा और मानिक के बीच में बैठ चुकी थी। वह उठना चाहती थी पर मानिक ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। सुमित मन्नत को गौर से देखे जा रहा था। वही मानिक चाय पीते हुए मन्नत को देख रहा था। ये देख सुमित को कुछ अजीब सा लगा पर अगले ही पल अपना सिर झटक कि यह नॉर्मल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्लब के म्यूजिक जो कि पूरे लाउड पर थी और सभी वहां पर झूम रहे थे, तो कुछ वहां पर ड्रिंक कर रहे थे, तो कुछ अपनी डिनर को एंजॉय कर रहे थे। वही एक टेबल पर एक ब्लैक कलर के शॉर्ट ड्रेस में अपने बालों को खुला छोड़ होठों पर रेड लिपस्टिक लगाए रुहाना, जो बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी, वो बैठकर इस समय अपने हाथ में एक वाइन का गिलास लिए पीते हुए सामने बैठे मिस्टर कपूर से बोली, तो मिस्टर कपूर, मैंने अपने वादे के मुताबिक आपके साथ डिनर किया। ये सुन मिस्टर कपूर, जिसकी नज़र सिर्फ रुहाना पर ही टिकी थी, वह उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए बोले, मिस रुहाना सिंघानिया, आपको किसी ने बताया है आप बेहद खूबसूरत है? ये सुनते ही रुहाना हंसते हुए बोली, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बताएं या ना बताएं, मैं ऑलरेडी बेहद खूबसूरत हूँ। ये सुनते ही अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक को अपने गले से नीचे उतार लेती है और फिर उठते हुए बोली, वैसे मेरे हिसाब से हमारी डिनर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। ये बोल उठकर जाने लगती है। ये सुनते ही अचानक मिस्टर कपूर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। ये देख रुहाना पीछे देखी तो मिस्टर कपूर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे नहीं पता था कि आप भी मुझ में इंटरेस्टेड है। मेरे एक बार कहने पर आप मेरे साथ डिनर पर चली आई। ये सुन रुहाना बड़ी ही कैजुअल तरीके से बोली, मिस्टर कपूर, मैं यहाँ हर रोज आती हूँ, आपने मुझे ऑफर दिया तो मैं आपसे डिनर की बात की, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके कहने पर आपकी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। ये कह वो झटके से अपना हाथ खींचते हुए बोली, गुड बाय। ये सुनते ही मिस्टर कपूर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अपने गले से पूरा शराब डालते हुए उठकर खड़े होते हैं और एक झटके से रुहाना को कमर से पकड़ एक साइड खींचकर ले जाते हैं। ये देख रुहाना को गुस्सा आ जाता है और वह झटके से अपना पैर उठा उसे मारते हुए उसके गाल पर एक जोर से चांटा मारती है और चिल्लाकर बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? ये बोल उसे एक जोर से लात मारती है।
मिस्टर कपूर, जिसको उम्मीद नहीं थी एक पतली सी लड़की इस तरह से उस पर हावी हो जाएगी, उन्होंने अपनी नजरें इधर उधर की तो देखा कुछ लोग जाते हुए उसे देख हंसे जा रहे थे। ये देख उसका खून खौल उठता है और वह उठते हुए बोला, माना कि यह डील तुम्हारे हाथ में है, पर भूलो मत तुम सिर्फ एक डायरेक्टर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कपूर इंडस्ट्री के CEO पर हाथ उठाने की। लड़कियां आगे पीछे मेरी घूमती हैं और मैं तुम में इंटरेस्ट दिखाया और तुम्हारी इतनी हिम्मत तो तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। रुहाना गुस्से में देखते हुए बोली, भूलो मत जिस डील के लिए तुम सब इतनी मेहनत कर रहे हो वह मेरे हाथों में है। ये सुन मिस्टर कपूर बोले, अब तो डील मुझे मिले या ना मिले पर तुझे आज रात मैं अपना बनाकर रहूंगा। ये बोल वह एक झटके से रुहाना का हाथ जोर से पकड़ लेता है। रुहाना अब उस पर वार करती उसके पहले ही वो पूरी तरह से तैयार था। वो झटके में उसको पकड़ता है और एक वेटर से गुस्से में चिल्लाकर बोला, जो वहीं पर था, रूम की चाबी दो। ये सुनते ही वेटर हकलाते हुए कुछ बोलता, तभी वो बोला, भूल मत मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ। पर वो फिर से कुछ बोलता पर अपनी जेब से एक गड्डी नोट उसकी तरफ फेंक देता है। ये देखते ही वो वेटर उसे चाबी दे देता है। इस बीच रुहाना खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, तभी वह झटके से रूम का चाबी खोलता है और रुहाना को लेकर अंदर चला जाता है। वहीं बाहर एक कार रुकती है। कार में से समर और राजस बाहर आते हैं। समर का मुंह एकदम चिढ़ा हुआ था। सोने के समय उसका ये खड़ूस बॉस उसे लेकर सैर पर निकला था, वह भी इस नाइट क्लब पर। वह राजस्व को पूरी तरह से कोसे जा रहा था। यह महसूस कर राजस्व उसे देख बोला, मुझे कोसने से अच्छा है चलो अंदर तुम्हें डिनर कराता हूँ। ये कह उसे लेकर जाता है। समर खुद से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे दाल में कुछ काला है। इतने साल से इस इंसान के साथ काम कर रहा हूँ, पहले तो कभी इतना प्यार नहीं आया कि मुझे कुछ खिला दे, फिर अब ऐसा क्या हो गया। पर यह बात वो सोच ही सकता था। वो अंदर जाते हैं तभी राजस्व अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाता है और जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। इस बीच ऑर्डर भी आ चुकी थी। राजस्व की नज़र तो चारों तरफ बस किसी को ढूंढने में लगी थी, तभी उसकी नज़र एक टेबल पर जाती है तो वो उठकर खड़ा होता है और जाकर देखा वहां पर एक पर्स और एक मोबाइल था। राजस्व उस पर्स और मोबाइल को देखते हुए खुद से कहता है, ये तो रुहाना का है। ये कह वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और एक वेटर को रोकते हुए बोला, इस टेबल पर जो लड़की थी वह कहाँ है। यह वही वेटर था जिसे अभी कुछ पैसे मिले थे। राजस्व जानता था कि रुहाना अपने सामान के प्रति कितनी ज्यादा पजेसिव है। वो किसी को छूने भी तक नहीं देती थी अपना सामान। तभी उस वेटर के हाव भाव डर से बदल जाते हैं, जिसको देख राजस्व को कुछ शक होता है। वो वेटर भागता इससे पहले ही राजस्व उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये देख समर वहां दौड़कर आता है तो राजस्व उसका कॉलर पड़ते हुए बोला, बता वह कहाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरा जान ले लूं। ये सुनते ही वो वेटर घबराकर बोला, सर वो उसे कमरे में, जल्दी से नंबर बता। राजस्व चिल्लाकर बोला। वो वेटर डरते हुए बोला, 305। वो इतना ही बोलता है कि राजस्व दौड़ पड़ता है। समर को भी कुछ समझ नहीं आता, वह भी उसके पीछे दौड़ जाता है। जैसे ही वो उसे कमरे को देखा है, बिना किसी देरी की जोर जोर से खटखटाने लगता है। राजस्व जब डोर को खटखटाता है तो अंदर से डोर नहीं खुलता। ये देख राजस्व का दिमाग खराब हो जाता है। वो समर से डोर को तोड़ने के लिए बोलता है। ये देख समर हड़बड़ाते हुए बोला, क्या भाई आप मुझसे डोर तोड़ने को बोल रहे हो, मैं दया थोड़ी ना हूं। ये सुनते ही राजस्व उसे गुस्से में देखा और अगले पर जोर जोर से दरवाजे पर पैर मारने लगा। ये देख समर भी गहरी सांस लेता है और 2-3 बार पैर मारता है। उन दोनों की जोर से मारने पर दरवाज दीवार से क्रैक हो टूट जाती है। तभी सामने राजस्व को जो नजर आता है, ये देख उसकी आंखें गुस्से से और लाल हो जाती है। सामने देखा है कि वह आदमी बिस्तर पर आराम से लेटा था और वही उसके बगल में लेटी रुहाना उससे बातें किए जा रही थी। अचानक किसी को आते देख बोली, हे कौन हो तुम, ऐसे कैसे हमारे प्राइवेट रूम में घुस आए। ये सुन राजस्व बिना देखे गुस्से में रुहाना का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर बाहर लाता है। वही भी वो आदमी जो मिस्टर कपूर था, वो बिस्तर पर ऐसे ही लेटा था। ये देख समर को बड़ा अजीब सा लगता है। वह जाकर उसे हिलाता है, तभी वह वैसे ही रहता है। ये देख वो समझ जाता है कि रुहाना ने अपनी एक्यूपंक्चर वाला कमाल यहाँ पर किया है। ये देख वो मुस्कुराता है और अगले ही पल जाने लगता है। फिर पीछे मुड़कर आता है और एक लात उसके ऊपर मारकर उसे गिराकर वहां से चला जाता है। वहीं राजस्व रुहाना खींचते हुए कॉरिडोर के पास लेकर जाकर छोड़ देता है। उसके झटके में छोड़ने से रुहाना गिरने को होती है और चिल्लाकर बोली, दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो। ये सुनते ही राजस्व बोला, दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। और यह अभी कैसी तुम ड्रेस पहनकर आए हो। ये बोल एक बार उसे ऊपर से नीचे देखता है, जहां शुरू और कहां खत्म हो रहा था पता ही नहीं चलता। ये सुन रुहाना गुस्से में राजस्व को देख बोली,
तुम होते कौन हो मेरे कपड़े पर जज करने वाले? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या हमारे बीच में कोई रिलेशन है? नहीं ना, इसलिए अपने काम से काम रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। ये बोल जाने लगती है कि राजस्व उसका हाथ खींच खुद की तरफ करते हुए बोला, रूहाना सिंघानिया, यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा और तुम्हारा क्या रिलेशन है और कितना हद तक रिलेशन था। लगता है कि तुम भूल चुकी हो और तुम्हें याद दिलाना होगा। ये कह वह उसे गुस्से से दीवार पर सटा देता है। ये देखते ही रूहाना हंसने लगती है और हंसते हुए बोली, मिस्टर राजस्व महेश्वरी, आपको नहीं लगता आपको इतनी रात को अपनी बीवी से कमरे में उसकी बाहों के आगोश में रहना चाहिए? आप यहाँ पर आए एक लड़की के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसे पता चलेगा तो बुरा लगेगा ना? या आपने उसे खुद के करीब किया ही नहीं? ये सुन राजस्व उसे गुस्से में देखते हुए बोला, मेरी बीवी सुकून से अपने घर में है। मेरी बीवी तुम जैसी वाहियात कपड़े नहीं पहनती। मेरी बीवी के अंदर संस्कार है, तुम्हारे जैसे नहीं जो आधी रात को होटल में इस तरह से घूमने आती है। ये सुनते ही रूहाना की आंखों में नमी आ जाती है और वह आगे बढ़कर गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? तुम्हारी बीवी संस्कारी और मैं कैरेक्टरलेस। उसका कॉलर कसकर पकड़ते हुए बोली, मिस्टर महेश्वरी, कैरेक्टरलेस तुमने मुझे बनाया है, मैं कैरेक्टरलेस नहीं थी, समझ में आया? तुम वो इंसान हो जो जिसे पैसे, पावर और जलन के लिए तुमने मुझे छोड़ा है, तो अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी चिंता और फिक्र दिखाने की। मैं किसी के साथ भी जाऊं, किसी के साथ सो, मेरी मर्जी, तुम कोई नहीं होते मुझे मना करने वाले। वो इतना ही कहती है कि राजस्व उसे कसकर अपने पास खींच लेता है। ये होते ही रूहाना उसे देखने लगी और खुद से दूर करने लगी, पर राजस्व अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही रूहाना कसकर अपनी आंखें बंद कर देती है और अगले ही पल वो खुद से दूर करने लगती है, पर राजस्व से नहीं छोड़ता और उसे वैसे ही पैशनेटली किस करने लगता है। किस करते हुए वही उसे दीवार से सटा देता है और लगातार उसके होठों को काटे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज उसे नहीं छोड़ने वाला था। उसके किस में एक तरह से गुस्सा था जो वो उसके होठों को बुरी तरह से दर्द दे रहा था। रूहाना के मुंह से सिर्फ एक दर्द निकल रहा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर राजस्व नहीं छोड़ता। अगले पर 10 मिनट की किस के बाद वो उससे दूर होता है। रूहाना बुरी तरह से हाफ रही थी, उसे पैरों से भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद रूहाना वहां आगे बढ़कर राजस्व के गाल पर एक जोर से चांटा मारती है। ये देख गुस्से में राजस्व उसके बालों को जकड़ लेता है और उसके बालों को खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की? भूल गई हो अपनी औकात? ये सुनते ही रूहाना, जिसके बाल खींचने से दर्द में तड़प सी जाती है, वो गुस्से में उसे देखते हुए बोली, तुम जैसे वाहियात इंसान से मैंने कभी प्यार किया था, इस बात का मुझे अफसोस होता है। तुम जैसा इंसान किसी से भी प्यार करने के लायक नहीं हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार करती भी है या फिर तुम्हारा यह असली रूप देख और तुम्हें खुद के पास भी नहीं आने देती होगी। ये सुनते ही राजस्व का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी औकात मेरी बीवी की औकात से बहुत कम है, और रही बात प्यार की, तो प्यार की गलती तुमने नहीं मैं की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम उस सिंघानिया की बेटी हो जिसने मेरे घर की इज्जत को बर्बाद करना चाहा था और बर्बाद किया था। अगर मुझे पहले ही पता चलता तो तुम्हारी तरफ कभी देखता भी नहीं। ये सुन रूहाना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपना झटके से बाल छुड़ाते हुए उंगली दिखाते हुए बोली, मिस्टर माहेश्वरी, एक दिन तुम पछताओगे। याद रखना, जिस बिजनेस के लिए, जिस भाई को नीचे गिरने के लिए तुमने अपना ये घिनौना शादी निभाने का षड्यंत्र रच रहे हो ना, उसके आगे तो कहीं कुछ नहीं हो। ये सुन राजस्व का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह रूहाना का गला पकड़ लेता है और गला दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे 2 कौड़ी के मानिक से मेरी तुलना करने की? ये होते ही रूहाना दर्द से खांसने लगती है। वो उसका गला पकड़ लेता है। वही समर जो इधर उधर कब से राजस्व को ढूंढ रहा था, जैसे ही यह सब देखता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो दौड़ कर जाता है और दोनों को अलग करने लगता है और चिल्ला कर बोलता है, बॉस प्लीज छोड़िए उसे, छोड़िए, मर जाएगी वो। ये सुनते ही राजस्व बोलता है, यह मर जाए तो ही अच्छा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूजर बोलने की? ये बोल गला दबाते रहता है, पर अगले ही पल समर जोर लगाकर राजस्व को दूर धकेल देता है और उंगली दिखाते हुए बोला, आपका दिमाग खराब है, पागल हो गए हैं आप, मारना चाहते हैं उसे आप? ये बोल रूहाना जो खांस रही थी उसे जाकर अपने गले से लगा लेता है। ये देख राजस्व ताली बजाते हुए बोला, ओहो, तो देखो तो तुम्हारे एक और यार की आज आशिक फूट पड़ी। ये सुन रूहाना जो बुरी तरह से कांप रही थी, वो समर के सीने में सर छुपाकर रोते हुए बोली, समर मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे इस वाहियात इंसान का चेहरा भी नहीं देखना, इसके घर वाले को तो पता भी नहीं होगा कि यह कितना कमीना इंसान है।
राजस गुस्से में उसे देखता रहता है, पर अगले ही पल समर बिना किसी देरी के रूहाना को लेकर वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद राजस्व अपना हाथ जोर उसे दीवार पर मारते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूहाना उस मानिक को मुझसे ऊपर रखने की। ये सब बोलते हुए उसकी आंखें लाल थी। ये वो राजस्व लग ही नहीं रहा था जो सभी से नॉर्मल तरीके से बात करता था। वहीं दूसरी तरफ समर रूहाना को गाड़ी में बैठा समर भी अंदर बैठने को होता है कि रूहाना उसे रोकते हुए बोली, तुम जाओ समर। यह सुन समर बोला, नहीं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। ये सुन रूहाना अपने ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए बोली, यह मुझे छोड़ देगा, तुम जाओ नहीं तो तुम्हारी भी नौकरी छीनने से पहले वह इंसान तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचेगा। समर उससे पूछा, तो क्यों कर रही हूं ये सब, आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें यहां आने की और तुमने। ये सुन रूहाना बोली, मुझे लगा था कि वह इंसान कहीं ना कहीं आज भी मुझसे प्यार करता है, इसीलिए तो मैंने ये सब किया कि वह मुझे यहाँ पर आएगा और मुझे अपनी बाहों में भर लेगा, पर आज उसने अपनी सारी सीमा लंघ चुकी है। आज से वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोलती है और वहां से गाड़ी निकल जाती है। समर जाते हुए रूहाना को देख बोला, ना जाने यह नफरत आगे कितनी बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ रात को बैठे सभी हाल में एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे के कॉलेज के बारे में कई घंटे बिता दिए। वहीं मन्नत जो दिन भर थकी होने की वजह से बैठी बैठी वहीं सोफे पर मानिक के कंधे पर अपना सिर रख देती है। वही सभी मन्नत को देखने लगते हैं। मानिक की नज़र तो सुकून से उसके पास सो रही मन्नत पर नजर था। उसके चेहरे पर आ रहे बालों को जो गालों पर आ रहे थे बेहद खूबसूरत मन्नत लग रही थी। ईशा भी सोफे पर लुढ़क कर सो चुकी थी। तभी नीति बोली, ये दोनों ही कुंभकर्ण सो चुके हैं, इन दोनों की ही नींद ऐसी है कि अभी इन्हें कितना भी झकझोर दो पर उठने वाली नहीं है। सुमित बोला, मुझे मन्नत का कमरा बता दे, मैं उन्हें वहीं छोड़ देता हूँ। ये कह वो बोलता ही है कि उससे पहले मानिक मन्नत को अपनी गोद में उठा लेता है और सुमित से बोला, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम ईशा को उसके कमरे में छोड़ देना। सुमित उसे ही देखे जा रहा था और अगले पल बोला, ठीक है। नीति अपना और कमरा उसे बताती है तो सुमित ईशा को जाकर उसके बिस्तर पर लिटा देता है और वापस जाने लगता है, पर नीति को खड़ा देख बोला, वैसे आपका कमरा बेहद खूबसूरत है। ये सुन नीति बोली, फिर से मुझे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो, पर सॉरी टू से मैं तुमसे पटने वाली नहीं हूं। ये सुनते ही सुमित आगे बढ़ते हुए बोला, क्यों आपकी लाइफ में कोई है क्या। ये सुनते ही नीति के सामने एक चेहरा दिखता है और मुस्कुरा देती है। उसे हंसता देख वो बोला, इस हुस्न की परी का किस पर दिल आया है। ये सुन नीति उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोली, आपके कमरे का रास्ता इधर से होकर जाता है। ये सुन सुमित मुंह बना चला जाता है। नीति उसको देख मुस्कुरा दी। वही मन्नत के कमरे में लिटाते वक्त उसके बाल खुल चुके थे। वह उसके बालों को एक साइड कर देता है और उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है। उसके चेहरे पर हाथ रख बोला, तुम्हें दिल के इतने करीब चाहता था, पर रिश्ते की बेडिया ऐसी हो गई है कि चाहकर भी तुम्हारे सामने खुलकर नहीं आ सकता, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास जाने को होता है। वह उसके माथे को चूम लेता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही उसकी नज़र अपने कमरे के बाहर खड़ी आशी पर जाती है, जो कब से उसी को ही देखे जा रही थी। ये देख मानिक उसे घूरते हुए बोला, क्या है। ये सुन आशी मुस्कुराते हुए बोली, जब घर में सभी को स्पेशली माँ को या दादू को ये बात बताओ कि तुम इस घर की बड़ी बहू को गोद में लिए घूम रहे हो तो फिर सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। आई मीन मन्नत के साथ। यह सुन मानिक उसे घूरते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें। ये सुनते ही आसी मुस्कुराते हुए बोली, सुबह पता चल जाएगा। ये कह वो अपने कमरे में चली जाती है। ये देख मानिक खुद से कहता है, ये कभी नहीं सुधर सकती। आधी रात को राजस्व अपने कमरे में दाखिल होता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जिसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसने काफी शराब पी थी। उसे आज रूहाना की बातों का काफी असर हुआ था। वो जैसे ही अपने सामने बेड पर सोए मन्नत को देखा है तो उसे फिर से उसकी बात याद आती है कि वह कितना नकारा है और वह अपने वाइफ के पास भी ले जाता होगा। नहीं उसकी वाइफ उसे पूछती होगी या नहीं। सब जैसे ही राजस्व के दिमाग में घूमता है वैसे ही उसके कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो अपने बिस्तर पर बैठकर एकटक मन्नत को देखने लगता है। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिख रहे थे। अगले ही पल वह मन्नत के ऊपर से हल्की चादर को हटा देता है और मन्नत को ही देखने लगता है, जो इस समय समीज सलवार सिंपल में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके दुपट्टे इस समय उसके गर्दन पर नहीं थे। ये देख राजस्व खुद से बोला, मुझे जो चाहिए मैं वह हासिल करके रहता हूँ। यदि वह हासिल की सीढ़ी तुमसे है तो तुम भी सिर्फ मेरी हो। ये बोलते हुए अचानक मन्नत की तरफ बढ़ जाता है और उसके ऊपर झुकते हुए उसके हाथों को कसकर अपने हाथों में पकड़ लेता है। राजस्व मन्नत के करीब आकर उसे देखने लगता है।
अगले ही पल उसके पास झुक जाता है और झुकते हुए अपने हाथों को उसके हाथों में फंसा उसे बिस्तर पर धंसा देता है। वो उसके बेहद करीब जा चुका था और वह मन्नत की खूबसूरती को एकटक निहारने लगता है। आज शादी के 1 साल तक इतने करीब उसके नहीं आया था। पर रूहाना की बात याद आती है। वह बात याद आते ही उसके हाथ मन्नत पर कसता चला जाता है, जिससे नींद में ही मन्नत के मुंह से एक हल्की सी आह निकल जाती है और वह अचानक अपनी आंखें खोल देती है। आंखें खोलते ही जैसे ही उसकी नज़र राजस्व के लाल और अजीब से एक्सप्रेशन को देख वह घबराकर बोली, आप यहाँ। ये बोलते ही अचानक वो राजस्व को खुद के ऊपर से धकेल देती है। राजस्व उसके धकेलने से बिस्तर पर गिर चुका था। मन्नत की सांसें तेज हो चली थी। वो घबराहट में राजस्व को देखी जो बिस्तर पर लेटे ही अपनी आंखें बंद किए हुए था और कुछ ही देर में शराब के नशे में नींद के आगों में जा चुका था। मन्नत उसे देखते हुए खुद से कहती है, यह मेरे इतने करीब, और अगले ही पल राजस्व के पास से शराब की गंध को महसूस करते ही वह एक राहत की सांस लेती है और खुद को तसल्ली देते हुए बोली, जरूर नशे की हालत में इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि कहाँ सोना है। ये बोलकर बालकनी में चली जाती है। उसके जाते ही राजस्व अपनी आंखें खोलता है। फिर से उसे रूहाना की बातें याद आती हैं कि उसकी बीवी उसे अपने पास नहीं आने देती। यह सब सोचते हुए उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वही मन्नत रात की सुनहरी ठंडी हवा अपने चेहरे पर फील कर रही थी। उसे एक पल के लिए इतनी ज्यादा घबराहट सी हो गई थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। अचानक राजस्व को खुद के ऊपर देख वो डर सी गई थी, पर अगले ही पल उसे याद आता है कि वो और राजस्व पिछले 1 साल से उसके साथ है। ये सब सोचते हुए खुद को राहत देती है। कुछ देर बाद वह अंदर आती है और राजस्व को ऐसे ही सोता पाकर वह उसके पास जाती है और उसके पैरों के जूते को निकाल उसकी टाई को ढीली करने के लिए उसके ऊपर झुकती है। उसकी गर्म सांसें राजस्व को अपने ऊपर अच्छे से फील हो रही थी। वही मन्नत चुपचाप उसके टाई को निकाल उसके शर्ट के एक बटन को खोल उसके ऊपर एक हल्की सी चादर डाल देती है और खुद भी साइड आकर लेटकर आंखें बंद कर लेती है। वही यह सब राजस्व जो अभी भी जाग रहा था ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। यह नियम तो हमेशा मन्नत के लिए एक जैसा था। जब भी राजस्व ऐसी हालत में घर पर आता था मन्नत हमेशा ऐसे ही करती थी। पर तब तक राजस्व सो चुका होता था। पर आज राजस्व के लिए यह अलग ही फीलिंग, या फिर यह कहा जाए उसके जिद की फीलिंग थी जिसे वह जबरदस्ती मनवाना चाहता था। वही अगली सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट पर थे। अब तक मन्नत को भी कंपनी से ईमेल आया था और 2 दिन बाद उसे वहां पर जाना था। वही सुमित सुबह होते ही वहां से सीधे अपने हॉस्पिटल के लिए जा चुका था, क्योंकि उसे वहां पर आज ही ज्वाइन करना था। वही दादी जी वैदेही से बोली, यह मानिक कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? ये सुन ईशा बोली, भाई सुमित जी के साथ ही बाहर निकले थे। ये सुन कोई कुछ नहीं कहता है। वहीं राजस भी आकर अपने चेयर पर बैठ नाश्ता करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही राजस उठकर जैसे ही जाने को होता है वैसे ही मानिक की एक जोर से तेज आवाज पूरे हवेली में गूंजती है, राजस महेश्वरी। ये सुनते ही राजस्व के जाते हुए कदम रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़ता है तो मानिक के चेहरे पर आए गुस्से के ज्वालामुखी को देख अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वही इतनी तेज से चिल्लाने पर कोई कुछ पूछ पाता, पर अगले ही पर मानिक उसके पास आता है और गुस्से में राजस्व का कॉलर पकड़ लेता है। ये होते ही सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। मानिक गुस्से में राजस्व का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने उसे मारा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की? ये बोल मानिक ने एक मुक्का राजस्व के मुंह पर जड़ दिया। ये होते ही राजस्व भी गुस्से में मानिक को दूर धकेलकर उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है। फिर क्या था, दोनों में ही घमासान शुरू हो चुका था। प्रताप जी चिल्लाते हुए बोले, मानिक ये क्या बिहेवियर है तुम्हारी, छोड़ो उसे, बड़ा भाई है तुम्हारा। ये सुनते ही मानिक चिल्लाते हुए बोला, बड़ा भाई कहलाने के लायक भी होना चाहिए दादू। ये बोल फिर से राजस्व को गुस्से में कॉलर पकड़ झकझोरते हुए बोला, बहुत ज्यादा शौक है तुम्हें औरत पर अपनी मर्दानगी दिखाने का। ये कह वो उसका कसता जाता है। दोनों में कई सालों बाद फिर से इस तरह से लड़ाई होते देख घर के सभी लोगों पर चेहरे पर परेशानी सी आ गई थी। वैदेही जाकर मानिक और राजस्व को डांटते हुए बोली, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? अरे बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो तुम। और मानिक छोड़ो उसे, भाई है तुम्हारा। ये सुन मानिक बोला, भाई नहीं दुश्मन है मेरा दुश्मन। ये बोल उसे दूर करने लगता है। वही मन्नत तो घबरा कर नीति को पकड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब तक उसने ऐसी घर में लड़ाया नहीं देखी थी और दोनों को ही इतने गुस्से में देख वो सभी घबरा से जाते हैं। वही अतुल जो अपने कमरे में था बाहर आता है तो दोनों को देखते हुए तुरंत दौड़कर जाता है और मानिक को खींचने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ जय चिल्लाते हुए बोले, मानिक होश में आओ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये बोल मानिक के पास जाते हैं कि मानिक उन्हें अपने लाल आंखों से देखा तो विक्रम के उठे हाथ भी हवा में रह जाते हैं और वो एक कदम पीछे हो जाते हैं। वही मानिक जो राजस्व को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, तभी उसकी नज़र मन्नत की आंसू भरी आंखों पर पड़ी। ये देखते ही अचानक उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं और उसके ढीले हाथ पड़ते ही राजस्व एक जोर से मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है, जिससे मानिक के मुंह से खून आ जाता है। अब तक राजस्व और मानिक दूर हो चुके थे। अतुल खींचते हुए उसे दूर लेकर आता है, तभी राजस्व अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, तुझे पहले ही बताया था ना कि अपनी औकात में रहा कर। अपनी औकात क्यों भूल जाता है? तो ये बोल वह अपने दादाजी को तरह देखते हुए बोला, देख रहे हैं ना इसके लक्षण दादाजी। यह बोल मानी को देखा। वही मलिक अभी भी गुस्से में देखे जा रहा था और अगले ही पल वह अपने हाथ जोर से वही रखी कांच के जग पर हाथ मारा, जिससे कांच टूटकर बिखर जाता है और उसके हाथ में भी लग जाती है। मानिक को ऐसे देख प्रताप जी चिल्लाते हुए बोले, मानिक होश में आओ, पागल हो गए हो। ये सुन मानिक भी चिल्लाते हुए बोला, हाँ पागल हो गया हो और आप अपने बेटे को समझा दीजिएगा, अपनी हरकत को सुधार ले, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। वो ये बोलता ही है कि वैदेही के हाथ उठ जाते हैं उसे मारने के लिए, पर अगले ही पर नीति जोर से चिल्लाई, भाभी। वही नीति के चिल्लाने पर सभी की नजर मन्नत पर जाती है, जो वही धड़ाम से बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखते ही मानिक अपने कदम बढ़ाता, पर उससे पहले ही राजस्व मन्नत के पास पहुंच उसके गाल थपथपाने लगता है। मेनका बोली, राजस्व तुरंत कमरे में ले चलो और नीति डॉक्टर को कॉल करो। ये कह वो तुरंत राजस्व और मानिक के पीछे कमरे में चली जाती है। मानिक ये सब होते हुए देखे जा रहा था और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। वहीं कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और मन्नत को चेक कर बोले, इनकी बीपी काफी लो हो चुकी थी, बाकी हो सके तो इन्हें स्ट्रेस से दूर रखे, काफी कमजोरी भी है इन्हें। ये कह कुछ मेडिसिन देकर डॉक्टर चला जाता है। वही हाल में बैठे सभी लोग इस समय शांत बैठे थे। वही दादी बोली, ना जाने इन बच्चों को क्या हो गया है, एक दूसरे को जैसे ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। मन्नत जो नई नई इस घर में आए हैं, क्या सोचेगी हमारे परिवार के बारे में? ये सब बोलते हुए दादी का गला भर जाता है। तभी मेनका बोली, माँ आप परेशान ना हो, मन्नत भी इस घर की सदस्य है और परिवार में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती है। तभी अतुल बोला, पर कुछ ता ऐसा हुआ है कि मानिक भाई इतने गुस्से में थे, क्योंकि वो जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, उनका नेचर हम सभी जानते हैं। वहां पर कब से बैठी आशी बोली, तो तुम कहना चाहते हो कि यह सब राजस्व भाई की देन है, यानी जरूर उन्होंने कुछ किया है। अतुल आशी को घूरते हुए बोला, मैंने यह नहीं कहा। ये सुन आशी बोली, पर तुम्हारे कहने का मतलब तो यही लग रहा है। ये सुन अतुल गुस्से में बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम इस लगी आग को और भड़काना चाहती हो? ये सुनते ही आशी बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? ये सुनते ही अतुल बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे तो तुम बड़ी काम काम करती फिरती रहती हो, खुद को बिजनेस वुमेन समझती हो, अब तुम्हारा काम कहाँ गया? अभी तक तुम्हें लेट नहीं हो रहा? अतुल की ये सारी बात सुन आशी को भी गुस्सा आता है, पर अतुल की यह कहने पर कि उसे काम पर जाना है, उसे याद आता है कि उसकी आज मीटिंग है। ये याद आते हैं और तुरंत उठते हुए बोली, अभी तो मैं जा रही हूँ और तुम्हारे बदतमीजी का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। ये सुनते ही अतुल बोला, मुंह तो देखो, बिल्कुल किसी भूतनी की तरह लगती हो और बातें भी तुम्हारी किसी पिशाचिनी की जैसी। ये सुनते ही आशी वहीं पड़े कुशन को खींचकर अतुल पर फेंकती है, तो अगले पर अतुल भी वही करता है। वही घर के सारे लोग सर पकड़ लेते हैं और खुद से कहते हैं, अब इन दोनों का शुरू हो गया। वही मन्नत अपने कमरे में इस समय अकेली बैठी हुई थी, उसका सर फटे जा रहा था। सुबह के इंसिडेंट को वह भूल नहीं पा रही थी। तभी उसका फोन बजता है, वो देखी प्राची का फोन था। फोन को रिसीव कर बोली, हाँ बोलो। प्राची उसकी आवाज सुन बोली, क्या हुआ तुझे ऐसे मुंह लटका कर क्यों बात कर रही है? ये सुनते ही मन्नत बोली, नहीं कुछ भी नहीं, तू बता किस लिए फोन किया? ये सुनते ही प्राची अगले ही पल एक्साइटेड होकर बोली, अभी तुझे बताऊंगी तो तू खुश हो जाएगी, तुझे पता है। मन्नत बोली, अभी तो तू मुझे बताने वाली है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये सुन प्राची बोली, तू चुप कर, मैं बता रही हूँ। हमारे कॉलेज में पार्टी रखी गई है, फर्स्ट ईयर लोगों के लिए वेलकम पार्टी, तो वही लास्ट ईयर लोगों की गुड बाय पार्टी। ये सुन मन्नत बोली, पर हमारी गुड बाय में अभी टाइम है, तो अभी से किस खुशी में पार्टी रखी जा रही है? ये सुनते ही प्राची बोली, तो कितनी बोरिंग है यहाँ पार्टी की बात सुन, तुझे खुश होना चाहिए तो उसमें भी नुक्स निकाल रही है। अरे कॉलेज के नया सेशन शुरू हो रहे हैं, सुना है कि कॉलेज में काफी और भी सारी फैसिलिटी लाई जा रही है।
और कोई बिजनेस में उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेलकम पार्टी के साथ साथ सभी लोग उन सभी लोगों का स्वागत भी करना चाहते हैं और साथ में थर्ड ईयर वाले भी अपने गुड बाय पार्टी बनाना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम के बाद तो सभी छित्र बितर हो जाते हैं। तभी प्राची बोली, चल हम इस बारे में कॉलेज में बात करेंगे। ये सुन मन्नत नामे सिर हिला फोन कट कर देती है। तभी ऐसा उसके पास आते हुए बोली, भाभी अब आपकी तबीयत कैसी है, ये बोल उसके पास बैठ जाती है। तभी मन्नत बोली, मैं ठीक हूँ ईशा। तभी ईशा बोली, वैसे अगर आप ठीक महसूस कर रहे हो तो चलो हम सभी थोड़े से घूम कर आते हैं, उधर से रूही और प्राची दीदी भी आ रही है। ये सुन मन्नत कुछ बोलने को होती है, तभी ईशा बोली, माँ ने खुद परमिशन दी है। ये सुन मन्नत कुछ सोचकर हाँ में सिर हिला देती है। वही आशी इस समय एक कैफे में बैठी हुई थी और उसका पूरा मूड खराब हो चला था। पिछले 20 मिनट से या ये कहा जाए अब आधा घंटा होने वाला था, वह किसी का इंतजार कर रही थी पर वो शख्स नहीं आया था। तभी एक आदमी उस टेबल के पास जाकर खड़ा होता है। ये देखते ही जैसे आशी सिर उठाती है, सामने खड़े इंसान को देख उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो गुस्से में उठते हुए बोली। अपने चश्मे को उतारते हुए राघव खुद हैरान था। वो उसे देखते हुए बोला, ये टम्बलर हमारे नाम पर बुक है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही आशी भी अगले ही पल बोली, ये टेबल मैंने बुक किया है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगले ही पल दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोले, तो यह मीटिंग हमारे बीच में है। एक साथ बोलते ही दोनों चुप हो जाते हैं। तभी राघव बोला, तो तुम वही वेडिंग प्लानर हो जो फॉरेन से आए हैं और यहाँ पर अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर रही है? ये सुनते ही आशी बड़े गर्व से बोली, हाँ, और फिर रुक कर बोली, और अफसोस तुम वही इंटीरियर डिजाइनर हो गए। ये सुन राघव बोला, बिल्कुल। तभी आशी बोली, वैसे तो मैं काम को लेकर बहुत फोकस हूँ, मैं पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को हमेशा अलग रखती हूँ, तो इस वजह से मैं तुम्हारे साथ 20 मिनट मीटिंग करना चाहूंगी। यह सुन राघव खुद से कहता है, बात तो ऐसे कर रही है जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रही हो। पर राघव भी अपने काम को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं चाहता था क्योंकि एक फॉरेनर कंपनी जो कि काफी नामी थी और इंडिया में वो फिर से वो शुरू करना चाहती थी, इस कंपनी से जुड़कर एक तरह से उसका भी फायदा होता। ये सोचते हुए वो बैठ जाता है। अगले ही पल आशी उसे देखती है तो राघव उसे इग्नोर कर वेटर को 2 कॉफी ऑर्डर कर लाने के लिए बोला। ये सुन आशी बोली, हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है तो तुम कुछ ऐसा लाए हो जो मुझे पसंद हो सके। मेरी सेक्रेटरी तुम्हारे कंपनी की काफी चर्चा की है। ये सुन राघव उसे देख और फिर अपने लैपटॉप में से कुछ की बटन दबाता है और कुछ देर बाद वह आशी को दे देता है। तब तक कॉफी भी आ चुकी थी। राघव कॉफी पीने लगता है, वही आशी भी कॉफी को पीते हुए बड़े ही गौर से सारे डिजाइन्स को देखी जा रही थी और साथ में उसके चेहरे पर हैरानी भी थी। वो खुद से कहती है, इतनी कम समय में इसने इतने सारे प्रोजेक्ट किया, काफी इंटरेस्टिंग है। ये बोलते हुए वो अपनी नजर ऊपर करती है तो राघव की नजर उस पर ही थी। ये देख एक पल के लिए उसकी नजर उस पर पड़ती है, अगले ही पर उसे राघव की हरकत याद आती है तो वो कुछ सोच उसका लैपटॉप उसकी तरफ करते हुए बोली, ठीक है, या काफी सारे डिजाइन्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट के हैं तो तुम्हें मेरे ऑफिस एक बार आना होगा और वहां की सारे ऑफिस को देखते हुए उसके हिसाब से डिजाइन्स बनाकर मुझे देना होगा, तभी मैं ये डिसाइड करूंगी। यह सुन राघव को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी आशी कुछ बोलती कि राघव के फोन पर कॉल आता है। वो कॉल को उठा, वो बात करते हुए आशी को बोला, अगर हमारी मीटिंग हो गई है तो मैं चलता हूँ, कल मैं तुम्हारे ऑफिस पर आ जाऊंगा। ये बोल वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही आशी के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो खुद से कहती है, मिस्टर राघव दीक्षित, मुझे नहीं पता था कि मेरी मीटिंग तुम्हारे साथ ही है, पर कहते हैं ना कि जब बकरा खुद हलाल होने आ रहा हो तो उसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है। अब तुम्हें अपनी बेइज्जती का बदला सुद समेत वापस करूंगी। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कान आ जाती है। रात हो चली थी, सभी डिनर कर अपने कमरे में जा चुके थे। राजस्व अपने कमरे में ही बैठे लैपटॉप पर काम कर रहा था। वही मन्नत वॉशरूम से कपड़े चेंज कर बाहर आती है। उसकी नजर राजस्व पर पड़ी और फिर एक नजर घड़ी को देख फिर बिस्तर सही करने लगती है। सारी चीज को समेटते हुए बार बार उसकी नजर घड़ी पर जा रही थी। वही मन्नत जब से कमरे में आई थी राजस्व उसे ही देख रहा था। जैसे ही मन्नत की नजर राजस्व पर पड़ी तो राजस्व अपनी नजर नीचे कर लेता है। ये देख मन्नत उसके पास जाते हुए बोली, क्या मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाऊं? ये सुन राजस्व बोला, नहीं, आज कॉफी पीने का मन नहीं है। ये बोल काम करने लगता है। मन्नत फिर से बिस्तर पर बैठ अपनी बुक खोल पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद ही वो फिर से एक नजर घड़ी को देख राजस्व से बोली, वो मुझे पढ़ाई काफी देर तक करनी थी, मैं अपने लिए कॉफी बनाकर लाने जा रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो आपके लिए भी।
ये सुन राजस्व एक बार मन्नत को देखा और हाँ में सिर हिला देता है। मन्नत तुरंत बुक को रखती है और तुरंत बाहर चली जाती है। उसकी तेजी को देख राजस्व भी हैरान था पर वह ज्यादा नहीं सोचता। वही मन्नत बाहर निकलते ही एक नजर इधर उधर देखी और किचन में जाकर खड़ी हो जाती है। वो कॉफी को धीरे धीरे बना रही थी और वहीं पर बैठी हुई थी। ना जाने क्यों उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, पर कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर मायूसी थी। वो चुपचाप कॉफी बनाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे फील होता है मानिक के कमरे का दरवाजा बंद हुआ। ये देखते ही न जाने क्यों उसके कदम उस कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले ही पर उसके कदम थम भी जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो डोर पर खड़ी कुछ सोचे जा रही थी। तभी वो डोर को खटखटाती है पर अंदर से डोर नहीं खुलता। ये देख आरू फिर से डोर खटखटाती है। उससे पहले ही डोर खुल जाता है और अंदर से मानिक चिल्लाते हुए बोला, क्या है, क्यों बार बार दरवाजा खटखटा रही हो? ये सुनते ही मन्नत हड़बड़ा सी जाती है। मन्नत की नजर मानिक पर जाती है जो इस समय सिर्फ लोअर पर था। मानिक की आदत थी वह रात को शर्टलेस होकर ही सोता था। तभी मन्नत की नजर एक बार उसके हाथों पर जाती है जहां पर कुछ क्रीम लगा था और उसकी नजर मानिक के बेड पर जाती है जहां पर पट्टी रखा हुआ था। ये देख मन्नत बोली, वो मैं काफी देने के लिए आपको लाई थी। यह सुनते ही मानिक बोला, मुझे काफी नहीं पसंद। क्या मैंने तुमसे कहा काफी लाने के लिए? मानिक कितनी रुडली से बात सुन न जाने क्यों मन्नत को बुरा लगता है और वह हल्के रुआंसी होकर बोली, क्या मैं आपकी पट्टी बांध दूं? जैसे ही मानिक की नजर मन्नत के आंसू भरी आंखों पर पड़ती है वो चुपचाप अंदर चला जाता है। ये देख मन्नत अपने आंखों में आए आंसू को पोंछती है और ट्रे को वही एक टेबल पर रख मानिक से पट्टी लेकर बांधने जो की कोशिश कर रहा था वह उसे ले लेती है और उसके हाथों को पकड़ उस पर पट्टी बांधने लगती है। मानिक उसे ही देखने लगता है। तो मन्नत बोली, जब चोट लगती है मलहम तभी लगाया जाता है। चोट जितना ही पुराना होता है उतना ही ज्यादा दर्द और दाग दे जाता है। ये सुनते ही मानिक उसे देखते हुए बोला, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दाग बन जाए तभी अच्छे हैं, ताकि वो पूरे जीवन भर उस चोट को याद दिलाते रहे। ये सुनते ही मन्नत उसे देखने लगी। जहां मानिक उसे ही देख रहा था, एक पल के लिए दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। दूसरे ही पल मन्नत अपनी नजरें घुमा उसके पट्टी को बांधने लगती है। तभी मानिक बोला, तुम्हें बुरा नहीं लगा? मैंने तुम्हारे पति को मारा। ये सुनते ही मन्नत बोली, बुरा लगा कि आप दोनों की लड़ाई में दादाजी जो कि बीमार रहते हैं उनकी पल्स ऊपर नीचे हो गई थी। बुरा लगा माँ अपने ही दोनों बेटों को एक साथ लड़ते हुए देख रही थी। बुरा लगा आपकी दोनों बहनें आप दोनों को लड़ते देख सहम सी गई थी। बुरा लगा कि दादी जो अपने पोतों से बहुत प्यार करती है उनकी आंखों में एक दर्द और एक चिंता सी आ गई थी। मन्नत बोले जा रही थी और मानिक सब सुने जा रहा था। तभी मानिक बोला, और तुम्हें तुम्हें किस बात का बुरा लगा? ये सुनते ही मन्नत कुछ नहीं बोली और उठकर जाने लगती है। तभी मानिक पीछे से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उठकर खड़ा होते हुए उसके करीब आता है। मन्नत को जैसे ही फील होता है मालिक पीछे से उसके बेहद करीब खड़ा है। तभी मन्नत अपनी आंख बंद कर अपनी आंखें खोली तो मानिक उसके हाथों को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए जहां पर ऑइंटमेंट लगा था बोला, तुमने बताया नहीं, तुम्हें बुरा किस बात का लगा? मेरे लिए या अपने पति के लिए? मन्नत के पास इस बात का जवाब नहीं था। आखिर वह क्या जवाब देती कि उसे किस बात का बुरा लगा? या मानिक को चोट लगी इसलिए, या उसके पति पर किसी ने हाथ उठा इसलिए? मन्नत को जवाब ना देखे देख मानिक उससे दूर होते हुए बोला, जाओ यहां से, आधी रात को मेरे कमरे में आए हो, कीचड़ मुझ पर नहीं तुम पर उछलेगी। ये सुनते ही मन्नत की आंखों में आंसू गिर जाते हैं। आखिर वो इस इंसान के रूम में क्यों आए? क्यों उसका दिल इस इंसान के देखने के लिए बेचैन था कि उसका दिल उसके चोट के बारे में चिंता कर रहा था? हाँ ये सच है, और फिर उसका दिल इसी वजह से तो घबराया हुआ था। ये सब सोचते ही मन्नत मानिक को देखी। मानिक की नजर मन्नत के आंसू पर पड़ी तो वह अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसू पोंछने को होता है, पर मन्नत अपने कदम पीछे लेते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं उसके जाते हुए ही मानिक के बड़े हुए हाथ को मुट्ठी से कस लेता है और खुद को गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। जब अपने हाथों को देखा तो हाथों को छूते हुए मन्नत के छुवन के एहसास को महसूस करने लगा। बिस्तर पर लेट जाता है और उसे अपने हाथों को सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर देता है। एक जो दिल बेइंतहा किसी से प्यार करता था पर परिवार की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो दूसरा जिसके दिल में धीरे धीरे दबी इच्छा बाहर आ रही थी। जज्बात बदल रहे थे पर वह जज्बात को समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि यह रिश्ते और समाज के हिसाब से गलत था। तो वही दूसरा जिसका रिश्ता रहकर भी बीच मझदार में था।
ये सब तीनों जिंदगी आपस में कुछ इस तरह उलझी थी कि कैसे सुलझे इसका सुझाव भी नहीं था। आखिर नफरत की दीवार दोनों भाइयों के बीच ऐसी खड़ी थी कि उस नफरत को पार करने के लिए दोनों भी किसी हद तक गुजर सकते थे, और दोनों के बीच में एक कड़ी थी जो एक सिंदूर से बंधी थी तो एक दिल से जुड़ी थी। उन दोनों के बीच मन्नत किस तरह पीसने वाली थी यह तो वक्त ही बताने वाला था। मन्नत जब अपने कमरे में जाती है तब तक राजस्व अपना लैपटॉप रख चुका था। मन्नत राजस्व की तरफ काफी बढ़ती है तो राजस्व बोला, ये तो ठंडी काफी है। मन्नत, मैं दूसरा बनाकर लाती हूँ। राजस्व, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नहीं पीना था। ये सुन मन्नत बालकनी में चली जाती है और बालकनी का डोर लॉक कर देती है। राजस्व उसे देखता ही रह जाता है। मन्नत बालकनी को उसने अपना एक आशियाना बनाया था जहां कुछ पौधे, एक लंबी सी सोफा, एक तरफ झूला जो उसकी जिंदगी थी, या ये कहा जाए उसका सुकून था। वो वहां पर लेट जाती है और उसके आंखों में आंसू और मानिक की कही बातें याद आने लगती है। अगली सुबह मन्नत किचन में काम करने गई तो मेनका ने उसे डांटते हुए बोला, सुबह का चाय बना दो, बाकी मैं काम कर लूंगी, अब तुम कॉलेज जाओ। ये सुन उसे मनाना पड़ा और वो जल्दी जल्दी अपने बैग को उठा। वो मुड़ी तभी अचानक उसकी टक्कर राजस्व से हो जाती है। राजस्व जो अभी अभी बिजनेस सूट पहनकर बाहर आया था, टक्कर लगते ही वो गिरने को होती है कि अचानक राजस्व उसे कसकर पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही मन्नत भी गिरने के डर से राजस्व के शर्ट के कुछ हिस्से को पकड़ लेती है। मन्नत डर से आंखें बंद कर लेती है। वहीं राजस्व उसे देखने लगता है। अगले ही पल उसे देख बोला, संभाल के चला करो, गिर जाओगी। ये सुनते ही मन्नत अपनी आंखें धीरे से खोली तो उसकी नजरें राजस्व से मिली और वह धीरे से उठकर जाने को होती है। अगले ही पल न जाने राजस्व को क्या होता है, वो मन्नत को खुद के करीब खींच लेता है। ये जैसे ही होता है मन्नत उसके सीने से जान लगी। यह होते ही मन्नत पूरी तरह से घबरा से जाती थी। आखिर यह नजदीकी अगर पहले से होती तो शायद सही भी होता, पर यह नजदीकी इतने साल बाद मन्नत को अंदर से अजीब सी बेचैनी हो गई। वहीं राजस्व मन्नत को चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। चेहरे को ध्यान से देखा तभी मन्नत के ही चेहरे में उसे रूहाना का चेहरा दिखने लगता है। ये होते ही अचानक राजस्व मन्नत के बालों को कसकर पकड़ उसे खुद के करीब खींच लेता है। ये होते ही मन्नत के मुंह से चिख निकल जाती है और मन्नत उसे देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे, क्या हुआ आपको। पर वहीं राजस्व तो उस चेहरे में ही खोया हुआ था। वो उसकी तरफ झुकने लगता है। ये देख मन्नत पूरी तरह से कांप जाती है। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज आती है। आवाज के होते ही राजस्व अपने होश में आता है और सामने मन्नत को देख उससे दूर हो जाता है। वो गुस्से में वहां से निकलने लगता है। वैदेही जो राजस्व से बात करने के लिए कमरे में आने वाली थी, दोनों को इतने करीब देख वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे, शिवाय मानिक को छोड़कर। वैदेही कुछ सोचते हुए राजस्व से बोली, वैसे राजस्व, मन्नत और तुम दोनों की शादी को 1 साल हो गए। वैदेही की यह पूछे जाने पर कि हमें दादा दादी कब बना रहे हो, राजस्व और मन्नत एक दूसरे को देखने लगते हैं। अचानक मन्नत अपनी नजर नीचे कर देखने लगी। वही सभी की नजरें उन दोनों पर ही टिकी थी। मन्नत को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कोई मुजरिम हो और हर कोई उसे देख रहा हो। वो तुरंत खाना छोड़कर उठकर खड़ी होती है और बोली, माँ हमें आज कॉलेज जल्दी ही जाना है। ये बोल वो तुरंत चली जाती है। वैदेही जी मुस्कुराते हुए बोली, लगता है शर्मा गई, पर मन्नत दौड़ते हुए बाहर भाग भाग जाती है। वही उसके जाते ही वैदेही राजस्व से बोली, अब वह तो चली गई पर तुम ऐसे नहीं भाग सकते। ये सुनते ही राजस्व उन्हें देखते हुए बोला, अचानक आपको क्या हुआ और यह सब क्यों पूछने लगी। अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुए हैं और मन्नत अभी छोटी है। वो इतना ही कहती है कि दादी बोली, मन्नत तो छोटी है पर तू तो 30 पार हो चुका है। अरे, तेरी उम्र होते होते तेरे दादाजी के सारे बच्चे हो चुके थे और तू अभी तक ये कह रहा है कि वो छोटी है। ये सुन राजस्व उठते हुए बोला, मुझे आज अपने ऑफिस जाना है। वह भी जल्दी, यह कह वह चला जाता है। वही सभी के सभी हंसने लगते हैं। वही ऊपर खड़ा मानिक ये सारा नजारा देख रहा था। अगले ही पल वह अपने कमरे में जाता है और चाबी लेकर बाहर निकलता है और ईशा से बोला, ईशा चल, तुझे मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही ईशा जोर से चिल्लाते हुए बोली, सच्ची भाई। ये सुन मानिक बोला, यस माय लिटिल सिस्टर। ईशा दौड़कर अपने बैग को लेकर बाहर भागती है। वही मन्नत जो जल्दी में चली गई थी और स्कूटी की चाबी लेने के लिए अंदर आने को होती है, तभी ईशा बोली, भाभी आज हम भाई के साथ चल रहे हैं तो ना स्कूटी से आज रहने दो। ये सूट। मन्नत बोली, पर ईशा, पर वर कुछ नहीं, मुझे तो भाई की गाड़ी में घूमने में एक अलग ही मजा आता है। तभी दोनों की ही नजर मानिक पर पड़ती है जो कार को बाहर निकल रहा था।
ये देख ईसा मुंह बनाते हुए बोली, भाई ये कौन सी कार है और आपकी स्पोर्ट्स कार कहाँ है? ये सुनते ही मानिक को याद आया कि पिछले रात को ही फोन पर मैसेज आता है जिसमें आशी ने मन्नत को गोद में उठाने वाली बात ना बताने के लिए उससे उसकी फेवरेट कार की डिमांड कार मांगी, जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 6 लोगों के पास है, जिनमें से एक मानिक के पास थी। मानिक कार का बहुत शौकीन है। ये सब सोचते हुए मानिक एक गहरी सांस लेकर बोला, एक डायन थी जो मेरी कार को उठाकर ले गई। यह बोलता ही है तभी आशी कार का डोर खोलते हुए बोली, डायन नहीं बहन हूं मैं। ये बोल कार में बैठ जाती है। मानिक मुंह बनाते हुए बोला, बहन के नाम पर कलंक, जो सिर्फ अपना काम निकालना जानती है। अरे स्पोर्ट्स कार ही चाहिए था तो बोल देती तो कोई दूसरा ला देता, पर नहीं, इसे तो मेरी ही चीज छीनने की आदत है। ये बोलते हुए वो खुद से बड़बड़ता है। तभी अतुल भी बाहर आ जाता है और आगे का डोर खोल मानिक के बगल में बैठ जाता है। ये देख मानिक उसे देखा तो अतुल बोला, भाई यह मेरी कार है, भूल गए? ये सुनते ही मानिक एक गहरी सांस लेता है। कुछ देर में चारों ही वहां से निकल जाते हैं। वही ईशा पूरे रास्ते बकबक बकबक कर रही थी। वही मन्नत चुपचाप खिड़की से बाहर सब कुछ देखे जा रही थी। वही मानिक फ्रंट मिरर से कभी सामने तो कभी मन्नत को देखे जा रहा था। ना जाने क्यों कहीं ना कहीं ये चीज अतुल की नोटिस करता है। तभी वो मानिक से बोला, ब्रो सीधे गाड़ी चलाइए। ये सुनते ही मानिक कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मानिक कार कॉलेज के बाहर रोककर ईशा से बोला, ईशा तुझे लेने शाम को आऊंगा। ये सुन ईशा को आज सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहा था। वो एक्साइटेड होकर बोली, भाई क्या आप हमें शॉपिंग पर ले चलेंगे? ये सुनते ही मानिक उसके बालों को बिगाड़ते हुए बोला, बिल्कुल ले चलूंगा। और वह क्या है ना, तुम्हारी दोस्त का क्या नाम है ना, ब्यूटीफुल गर्ल, और उस डॉल को भी लेते आना। ईशा बोली, हाँ भाई मैं जरूर कहूंगी, वो दोनों तो वैसे ही आप पर लट्टू है। ये सुनते ही मानिक हंस देता है। कुछ ही देर में मन्नत और ईशा उतर जाती है। दोनों के ही उतरते ही गाड़ी मानिक लेकर चला जाता है। ना जाने क्यों मन्नत को कुछ अजीब सा लग रहा था। मानिक इस बीच नहीं उसे कोई बात की, नहीं कुछ। तभी सामने से प्राची और रूही आते हुए बोली, क्या हुआ, आज तुम लोग कार से कैसे आ गए? ये सुन ईशा एक्साइटेड होकर बोली, आज मानिक भाई हमें छोड़ने आए थे। ये सुन रूही बोली, सच्ची? पर वो तो मुझसे मिल भी नहीं पाए। ये सुनते ही प्राची मुंह बनाते हुए बोली, हाँ कही कि तुम महारानी है जो तुझे मिलेगा। ये सुनते ही रूही प्राची से बोली, आप हमेशा मुझसे जलते क्यों हो? देखो मैं ब्यूटीफुल हूँ और ऊपर से मानिक जी भी सिंगल है, तो वैसे मेरा और उनका रिश्ता कैसा रहेगा? और तो मैं दीदी की देवरानी भी बन जाऊंगी। यह कह रूही अपने में ही बोलते हुए खुश हो रही थी। वही ईशा उसे देख हंस जा रही थी और प्राची गुस्से में देख रही थी, पर एक जोड़ी आंखें रूही को न जाने क्यों खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, जो किसी और की नहीं मन्नत की थी। मन्नत को न जाने क्यों ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि रूही और मानिक का एक साथ होना। मन्नत गुस्से में वहां से निकलते हुए बोली, अगर तुम सभी की आपस में मानिक पुराण खत्म हो गया हो तो क्लास में चलो। उसके जाते ही अचानक रूही और प्राची जो आपस में झगड़ रही थी वो दोनों एक साथ बोले, यह मन्नत को क्या हुआ, ये क्यों ऐसे चीड़ रही है? वहीं दूसरी तरफ कार को मानिक माहेश्वरी इंटरप्राइजेज के सामने रोकता है। अतुल जो इसी कंपनी में कैशिया एकानुट का एमडी था। किसी भी डील और कैसा भी डील हो, सारे बैलेंस का हिसाब किताब अतुल को ही रखना होता था। अतुल कार से बाहर निकलता है। बाहर निकल वो झुककर मानिक से बोला, भाई एक बात पूछूं? ये सुनते ही मानिक उसे एक नजर देखा तो अगले ही पल अतुल बात बदलते हुए बोला, मुझे भी अपने साथ ले चलना, क्योंकि गाड़ी तो आपके पास है। ये बोल वह चला जाता है। मानिक गाड़ी को घुमाकर एक स्पीड से निकल जाता है। लगभग आधे घंटे बाद ही उसकी गाड़ी एक बड़ी सी कंपनी के सामने रुकती है, जो बड़े बड़े अक्षरों में सनशाइन लिखे हुए थे। जैसे ही उसकी गाड़ी वहां पर आती है, बाहर खड़े गार्ड तुरंत सामने खड़े हो जाते हैं। तभी मानिक शीशे को नीचे करते हुए बोला, क्या बात है काका, मुझे भूल गए क्या? ये सुनते ही अचानक गार्ड बोला, अरे सर आप। ये बोलते ही तुरंत गेट खोल देता है और तुरंत मानिक की गाड़ी अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में अपने चश्मे को लगाते हुए मानिक बाहर निकलता है। मानिक जो बेहद कैजुअल लुक में था, या ये कहा जाए उसे देखकर कहा ही नहीं जा सकता था कि वो इतने बड़े कंपनी का कर्ता धर्ता था। वो अपने ही स्टाइल में कदम अंदर रखता है तो सभी उसे देखने लगे। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, सभी उठते जाते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर उसके पीछे उसके काम करने वाले 40 से 50 लोग खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक मानिक घूमता है और पीछे मुड़ जाता है। उसके ऐसा करते ही पीछे से आ रहे हैं लोग के भी कदम थम जाते हैं और उसे देखने लगे जैसे कोई अजूबा देख रहे हो।
मालिक अपने चश्मे को बाहर निकाल सभी को एक नज़र देखते हुए बोला, क्या बात है, मेरा चेहरे में कुछ चेंज आ गया है क्या? ये सुनते ही सभी हड़बड़ा कर बोलते हैं, नो सर, गुड मॉर्निंग सर। ये सुनते ही मानिक बोला, अच्छा, अगर मेरी जान और पहचान दोनों हो चुकी हो तो फिर मेरे लिए मेरी पसंद की चाय और साथ में हमारे मैनेजर साहिबा, डायरेक्टर साहिबा, हमारे कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं सभी को भेजने का कष्ट करें। वह क्या है, मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया है, ये बोल एक एज्ड औरत के गाल पर किस करते हुए बोला, जूली आंटी, मेरे लिए आप स्पेशल अदरक का चाय बनाएंगे। ये सुनते ही जूली मुस्कुराते हुए अपने गालों को छूकर मुस्कुरा देती है। तभी मानिक जाते हुए बोला, मुझे पिछले 1 साल की फाइल मेरे टेबल पर चाहिए। ये बोलते हुए वो लिफ्ट से चढ़ एक दूसरे फ्लोर पर जाता है और वहां पर बने अपने केबिन का डोर खोलता है जहां सब कुछ एकदम मेंटेन तरीके से और साफ सुथरी रखी हुई थी। ये देखते ही उसे एक सुकून सा छा जाता है और तुरंत जाकर अपने चेयर पर बैठ बड़े ही एरोगेंट स्टाइल में बैठे हुए बोला, मानिक महेश्वरी एमएम सनशाइन एंटरप्राइजेज इज बैक। वहीं नीचे सभी लोग इस समय जूली आंटी को घूर जा रहे थे। जब सभी को अपनी तरफ घूरते हुए जूली देखी तो वह हड़बड़ा कर वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही एक नई कलीग जो पिछले 2 महीने पहले ही यहाँ पर सिलेक्ट हुई थी, वो बोली, ये हैंडसम बंदा कौन है और इन्हें देख सभी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? ये सुनते ही वो लड़की बोली, तुमने अपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन में पॉलिसी नंबर 7 यानी कि लास्ट पढ़ी है ना? ये सुनते ही वो लड़की जिसका नाम तनु था वह याद करते हुए बोली, हाँ, इस कंपनी का सबसे लास्ट नियम यही है, कोई भी इस कंपनी के बॉस को बाहर किसी से भी उजागर नहीं करेगा। आई मीन सिर्फ हम लोग ही जानेंगे। अगर किसी ने भी ऐसा की तो उसे 10 लाख की पेनल्टी भरनी पड़ेगी और यह नियम तब तक रहेगा जब तक इस कंपनी का बॉस खुद को उजागर नहीं कर देता। ये सुन वो लड़की बोली, हाँ, तो ये हमारे कंपनी के बॉस ही है। ये सुनते ही वो लड़की बोली, क्या बॉस है? मैं ये बॉस किसी तरह से लगते नहीं है। ये सुनते ही सारी लड़कियां उसे घूरने लगती है तो वह लड़की घबराते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब बॉस लोग तो हमेशा एकदम 3 पीस सूट पहने पीछे आगे गार्ड लगे हुए आते हैं और यह स्मार्ट हैंडसम बंदा ये तो लगता है जैसे यहाँ पर खुद काम करने आया हो। ये सुन दूसरी लड़की बोली, यह मानिक सर का स्टाइल है, वो बहुत कैजुअल तरह से रहते हैं पर जितने कैजुअल लगते हैं काम में उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छे अच्छे लोग उनके सामने बैठने में कतराते हैं लेकिन वो हम सभी के साथ ऐसे ही रहते हैं। ये सुन तनु बोली, तो क्या मैं मानिक सर पर ट्राई कर सकती हूँ? ये सुनते ही सभी हंसने लगती है। ये देख तनु मुंह बनाते हुए बोली, क्या हुआ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ये सुनते ही एक कलीग, एक जिसका नाम मीरा था, वो बोली, तुझे पता है यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं, आई मीन कुछ नए को छोड़कर सब मानिक सर के झांसे में आ चुकी है। लड़कियां क्या लाइन मारेंगी, वो तो खुद ही लड़कियों पर लाइन मारते रहते हैं। ये सुनते ही तनु आंखें फाड़े उसे देखी, आई मीन सर सबके साथ। ये सुनते ही मीरा डांटते हुए बोली, चुप, मानिक सर के बारे में गलत एक भी नहीं। वो सिर्फ हंसते मुस्कुराते फ्लिटी किस्म के हैं, बाकी उनका नेचर गंदा बिल्कुल नहीं है। ये सुन तनु बोली, तो फिर मैं डेफिनेटली ट्राई कर सकती हूँ। ये सुनते ही मीरा हंसते हुए बोली, कर लेना ट्राई, पहले तो मैं चलती हूँ सभी को इन्फॉर्म करने की, बॉस वह भी 1 साल बाद आए हैं। ये बोल चली जाती है। वही मानिक अपन कनबिन में बैठा था, तभी मीरा वहां फाइलों की ढेर लेकर आते हुए बोली, मे आई कम इन सर? मानिक मीरा को देखते हुए बोला, ओ मीरा, कम इन। मीरा मुस्कुराते हुए अंदर जाती है। मीरा फाइलों की ढेर उसके सामने रखते हुए मानिक के सामने रखते हुए, सर ये पूरे साल की फाइल, बाकी सारा मैं आपके कंप्यूटर में ईमेल कर फॉरवर्ड कर दिया है। ये सुन मानिक बोला, ओके मीरा, गुड वर्क, और तुम ठीक हो? ये सुनते ही मीरा बोली, सर हम तो ठीक है पर आप तो ठीक है ना, आप इसलिए 1 साल से कहाँ थे? ये सुनते ही मानिक हंसते हुए बोला, एक लंबी वेकेशन पर। यह सुन मीरा बस मुस्कुरा देती है। मीरा जाने को होती है कि मानिक उसे रोकते हुए बोला, मैनेजर मीरा। मीरा बोली, जी सर। ये सुनते ही मानिक बोला, वैसे न्यू ज्वाइनिंग कब होने वाली है और उनके सिलेक्शन की फाइल? ये सुनते ही मीरा 2 फाइलों से नीचे एक रेड फाइल निकलते हुए बोली, सर इस बार के सिलेक्शन की कॉपी यह है, इनमें कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया है और कुछ लोगों को पेंडिंग किया गया है, आप इसे एक बार चेक कर ले। मानिक मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और उसे खोलकर देखने लगा। तभी मानिक की नज़र उनमें से प्राची की फोटो पर पड़ी। ये देख बोला, हो ब्यूटीफुल गर्ल। फिर अगले पर उसे मन्नत का भी फोटो दिखा जो पेंडिंग अप्रूवल में था। ये देखते ही उस पेज को निकाल वो मन्नत के चेहरे को गौर से देखने लगता है और अगले ही पल एक सनक के साथ बोला, घर तो हमें दूरी कर सकती है मेरी जान, पर यहाँ तो तुम्हें मेरे ही करीब रहना होगा।
कब तक तुम खुद को ये कहने से रोकोगी कि तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम्हें मेरी चिंता है, तुम्हें मेरी दर्द से दर्द होता है, तुम्हें मेरे ना दिखने से फर्क पड़ता है, तुम्हें मेरे गुस्से से फर्क पड़ता है, तो फिर तुम्हें प्यार यह बोलते हुए वो मुस्कुराने लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।